हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो आज मैंने फ्रिक्शन लिख रखा है, राइट। अब आपको याद हो या आपने कुछ भी सीखा हो फ्रिक्शन के बारे में, तो आपको पता होगा कि हम फ्रिक्शन जब भी दिमाग में सोचते हैं, तब हमें हमारे दिमाग में एक चीज आती है, दैट इज ऑपोजिंग फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन हमारे पास एक ऑपोजिंग फोर्स है। अब आप पूछेंगे वो ऑपोजिंग फोर्स है कैसे? देखिए, आप कोई ऑब्जेक्ट को यहां से वहां मूव कर रहे हो, ठीक है, आप वहां से यहां मूव कर रहे हो। आप देखोगे कि थोड़े ही टाइम के बाद जैसे आपने उसे मूव करना छोड़ दिया, अनटिल वो स्लोप नहीं है, ठीक है जी, तो वहां तक आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपकी कोई भी चीज है, वो उतने ही जगह पर मूव करेगी या उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना आप उसे पुश कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप उसे छोड़ दोगे, वैसे ही वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगी। अब उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो चीज वहीं पर स्टॉप हो रही है, तो हम उसे फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जब भी आप चल रहे हो, आपको कोई भी फोर्स रोक रही है, पीछे की ओर धकेल रही है, या ऐसा कुछ भी आप फील कर रहे हो, तो हमारे पास वहां जो चीज आती है वो होती है फ्रिक्शन। ओके, और ये फ्रिक्शन दो सर्फेसेस के बीच में होती है। आप कह दो कि हाँ जी, फ्रिक्शन तो अब यहां पर भी है, पर वहां पर कोई दूसरा सरफेस है ही नहीं जो फ्रिक्शन को फील कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन मतलब टू सर्फेसेस के बीच में आती है, और हम उसे ऑपोजिंग फोर्स या ऑपोजिंग थिंग भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके जी, ये था हमारे पास फ्रिक्शन का मतलब। ओके, अब देखिए, अब फ्रिक्शन का मतलब तो हमने कर लिया। देखो, पहले मैं इसे लिख देती हूँ कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। चलो, whenever a body whenever a body wants to move further, okay, when a body wants to move further and there is a force which is opposing, opposition लिख दिया मैंने, opposing that motion, okay, we called them as a ओके, वी कॉल देम एज अ फ्रिक्शन। ओके, अब देखो, अब इसका कोई भी एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैं क्या एग्जाम्पल लेती हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। देखो, अब जब मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ ना, तो एग्जाम्पल में ना मैं एक चीज लेती हूँ कि मैं एक वुडन ब्लॉक लेती हूँ अपने पास, ठीक है। वुडन ब्लॉक को मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस में रख रही हूँ, ठीक है, उस पर मैं रख, और आप ना उसे जेंटली पुश कर रहे हो, जैसे हम जनरली करते ही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारे पास, मैं आपको ना पहले बना के बताती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ये आपने बनाया एक, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो ना डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो मान लीजिए मैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड बना देती हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है जी। अब मैं इस बॉक्स को ना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जेंटली पुश कर रही हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बोला कि जब आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स मोशन तो आपका इस डायरेक्शन में है,
राइट। अब आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आगे है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये पीछे है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ, आप कह सकते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, मैंने क्या किया, अब मैंने एक ब्लॉक को कंसिडर किया। आप इसे इमेजिन करिए कि आप ही के हाथ में ब्लॉक है, आप ही उसे जेंटली पुश कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो ये ब्लॉक है ये थोड़ी सी दूर पर स्लाइड करेगा, मतलब थोड़ी दूरी पर ही स्लाइड करेगा, ठीक है, मतलब कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे, और फिर वो दोबारा रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ना न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली एक रिटार्डिंग फोर्स जो है इस ब्लॉक पर एक्ट कर रही है। अब वो रिटार्डिंग फोर्स कौन सी है, आप फ्रिक्शन भी उसे कह सकते हो, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो किसी चीज को अपोज कर रही है, ठीक है। अब ये और उस अपोजिंग फोर्स को मैं क्या कह रही हूं, फ्रिक्शन कह रही हूं, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि है, और हमेशा ये टेंजेंशियली एक्ट करेगी, ठीक है, सरफेस से जो कि उसके कांटेक्ट में है। अब यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस कांटेक्ट में है और ये ब्लॉक कांटेक्ट में है, ठीक है। और एक चीज मतलब कि आगे की ओर होगी तो दूसरी चीज पिछले की ओर होगी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये मूव करेंगी, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो, ये था हमारे पास फोर्स ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ लाइक मोशन। अब देखो, अब है हमारे पास ओरिजिन इस फ्रिक्शन का, ठीक है। ये मतलब आप अब बोलोगे ठीक है मैम, अब ये तो आप हमें सब समझ में आ गया कि हाँ ऐसे फ्रिक्शन होती है, ये हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया भी था। अब देखो, अब ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, मतलब फ्रिक्शन आ कहां से रही है, हम कहां से फील कर रहे हैं फ्रिक्शन को, ये कहां से आ रही है, मतलब क्या इसका ओरिजिन है, कहां से इसका बर्थ हो रहा है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना अब किसकी वजह से है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। इसकी वजह से अब देखिए, दो सर्फेसेस कांटेक्ट में है, एक तो मेरे पास ये ब्लॉक कांटेक्ट में है, दूसरा मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये फोर्सेस, ये इसके पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पार्टिकल और इस ब्लॉक के पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपस में इंटरैक्ट करें, जब हम कोई चीज घिसते हैं ना, कोई चीज घिस रहे हैं हम, तो वहां पर जो हमारे पास जो कह सकते हो आप फोर्स एग्जर्ट होती है या फोर्स मतलब वहां पे जनरेट होती है, मतलब एक्चुअल कांटेक्ट से, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो सकती है, अब मान लीजिए मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला, मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि आपके पास जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो वो इरेगुलरिटीज, सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब मतलब कि जो एक्चुअल एरिया है कांटेक्ट का वो बहुत स्मॉलर हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों जो हमारे पास सर्फेसेस है, आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल सर्फेस है या हमारे पास जो ये बॉक्स है, ये आपस में प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, राइट। जो वो प्रेशर होगा ना इन दोनों के कांटेक्ट के बीच में, वो काफी ज्यादा लार्ज होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जो कि मतलब कि मॉलिक्यूलर के बीच में बॉन्ड बन जाता है जब आप एक बॉडी को पुल करते हो दूसरे के ऊपर, जैसे अब मैं घिस रही हूँ, ऑब्वियसली इसे घिसना ही कहेंगे कि एक सरफेस के ऊपर मैं दूसरा सरफेस घिस रही हूँ, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये टूट जाते हैं, ठीक है, और मटेरियल जो होता है वो अपनी दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है और हमारे पास नए नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इस डिफॉर्मेशन को, ये डिफॉर्मेशन जो है मतलब कि ऐसा घिस के दोबारा उस पोजीशन में आना, उसे हम मतलब कि आप कह सकते हो कि उसे हम मतलब वाइब्रेशंस भी उसमें जनरेट होती हैं, ठीक है। अब ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये हमारे पास हीट को भी क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब उस हीट को क्रिएट करने के लिए मतलब हमें एक फोर्स चाहिए जो कि मतलब हमें जरूरत होती है मेंटेन करने के लिए मोशन को, ठीक है। अब वो हमें हीट चाहिए, अब वहां पर हमारे पास एक फोर्स होगी जो जनरेट करेगी इस चीज को, उसे हम फ्रिक्शन का नाम भी दे देते हैं।
ये है एक स्टोरी हमारे पास ओरिजिन की, ठीक है, कि ओरिजिन हमारे पास कैसे हुआ फ्रिक्शन का। ओके, अब ये तो थी हमारे पास ओरिजिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब तो देखो, अब हमने ये भी कर लिया ओरिजिन। अब ना हमारे पास बहुत सारे टाइप के ना फ्रिक्शंस हैं, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा एग्जाम्पल को इरेज कर देती हूँ। अब हम ना थोड़ा टाइप कर लेते हैं फ्रिक्शंस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइप कर लेते हैं फ्रिक्शंस की। ओके, आई होप आपने ये टाइप्स सुनी भी हो पहले, बट आज हम कुछ टाइप्स करेंगे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल एग्जाम्पल, अगर आपको सूटेबल एग्जाम्पल लेके ना आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को मतलब डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, सच में क्या कह रही हूँ। अब देखो, अब हमारे पास सबसे पहले कौन सी एग्जाम्पल है या कौन सी चीज है, हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। एक सेकेंड, देखो हमारे पास ना जो टाइप्स हैं हमारे पास ना, वो बेसिकली आप कह सकते हो कि तीन तरह की फ्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। सेकंड है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, या आप कह सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके जी। और थर्ड है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड कौन सी है हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इनको हमें एक्सप्लेन करना है एक सूटेबल एग्जाम्पल्स को लेकर, ठीक है जी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो इन सबको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, या कह सकते हो आप स्टैटिक, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ना मैं कैसे डिफाइन करूंगी। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मैं एक वुडन ब्लॉक को कंसिडर करूंगी एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर, जैसी मैंने अभी एग्जांपल किए, और उसके ऊपर मैं कुछ वही अप्लाइड फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मैं कैपिटल एफ लगा दूंगी वहां पर, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि जो ब्लॉक है ना वो मूव नहीं हुआ, ठीक है। वो जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब मैं फ्रिक्शन की बात कर रही हूं तो मैं वहां पर ना फ्रिक्शन को भी लेट करूंगी। फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से लेट कर लेती हूं, ठीक है। तब वहां पर क्या होगा, अब आपने बोला कि आपने ब्लॉक को मूव किया बट वो ब्लॉक मूव नहीं हुआ, ठीक है। ब्लॉक मूव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पर एक फोर्स जो थी वो एक्शन में आ गई, ठीक है। फोर्स जो थी वो एक्शन में आ गई और उसने अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब उसने ना अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर दिया। अब उसके, अच्छा हम पहले कौन सी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ना मैं एक एग्जांपल से आपको डिफाइन करती हूँ। या देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, ब्लॉक लिया। अब ब्लॉक को ना मैंने जेंटली एक पुश दिया, ठीक है। मैंने देखा कि जो ब्लॉक था ना वो ना मूव नहीं हुआ, ठीक है। ये आया मेरे पास एफ, ये मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई। ये एफ जो है मेरे पास वो कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। ये है मेरे पास अप्लाइड फोर्स, मैंने ये लगाई। अब आप देखोगे कि ये जो ब्लॉक था ना, वुडन ब्लॉक, ये मूव नहीं हुआ। क्यों नहीं मूव हुआ? क्योंकि एक फोर्स यहां पर एक्शन में आई, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, जिसे मैं स्मॉल एफ का नाम दे देती हूं, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गई। अब आप देखो कि ये दोनों फोर्सेस तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, राइट। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये दोनों आपस में बैलेंस कर रही थी तो वहां पर जो फोर्स एक्शन में आई, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में, दो बॉडीज कौन सी है, एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है। तो जितना भी, अब आप कह सकते हो, अगर मैं आपको मतलब एकदम सिस्टमैटिकली बताऊं, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play between the two bodies before one body usually starts, आप कह सकते हो, या actually starts moving over the other is known as static friction, ठीक है। static friction जो है वो oppose करती है impeding motion को, that is कि मोशन दैट वुड बी टेक प्लेस, जो मोशन होने वाला है अंडर द अप्लाइड फोर्स, अगर हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो एब्सेंट हो उस टाइम पर, ठीक है। ये था हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब था ये हमारे पास।
अब देखो, अब हमारे पास दो और भी फोर्सेस बची हैं, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, ये सब दोनों फ्रिक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ओके, आपको भी देखने में दिक्कत होती है, बोर हो जाता है इंसान अगर आप एक ही चीज को मतलब बहुत लंबा चला जाए, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस को प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, और नेक्स्ट टॉपिक्स को भी हम मतलब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो। आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू वीडियोस एंड कमेंट्स। प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कौन सी और नई वीडियोस को ला सकूं। आप कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट चीजें बताइए, आई पोस्ट द वीडियो ऑल्सो, कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपको अब मतलब बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ में, कि अगर आपके एग्जाम्स अभी 10-15 दिन में है तो आप कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल मतलब एकदम छोड़ के नहीं जा सकते हो, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। मैं जल्दी ही उस वीडियो को अपलोड करूंगी। आप मुझे और भी नए आइडियाज देते जाइए कि आपको क्या चाहिए या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं पक्का आपके लिए अपलोड करूंगी। आप प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और शेयर जरूर करिए। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।